होगा। फिर हमने कल किया था राइट्स ऑफ अ पार्टनर, हमने कल कंप्लीट कर लिया था। राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स, सारी बुक्स, ठीक है, लेकिन ये राइट बोनाफाइड तरीके से एक्सेस किया जाना चाहिए। राइट टू रेम्यूनरेशन वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन दो तरीके से हो सकता है, या तो कुछ एग्रीमेंट में ही लिख दिया हो किसी पार्टनर को या सारे पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलेगा अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट में हिस्सेदारी, या फिर भले ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ हो, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन पार्टनर्स मतलब जिस धंधे में काम कर रहे हैं उस धंधे का एक वो कहते हैं ना कि ट्रेडिशन है, देयर इज अ ट्रेडिशन या यूजेज ऑफ ट्रेड उस धंधे में दिया जाता है, या फिर पार्टनर में ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, दो पार्टनर्स को ऑलरेडी मिल रहा है, तीसरा नया घुसा है तो सर उसको भी तो मिलना चाहिए। जब इन दो को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, इन दोनों को फिर भी मिल रहा है, तो फिर तीसरे को भी मिलना चाहिए यूजेज ऑफ ट्रेड के कारण। ये सब क्या बातें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो सर या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो यूजेज ऑफ ट्रेड, ठीक है, और या और दोनों जगह ही नहीं हो तो फिर कोई अलग से आपको रेम्यूनरेशन या सैलरी की बात नहीं करनी है, ठीक है। अब इसमें एक बात और देखनी है, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर वैसे तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन डीड प्रोवाइड कर रही है, सर डीड प्रोवाइड कर रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। सर यदि डीड में लिखा हुआ है 12% से तो 12% से होगा। यदि डीड में केवल इतना लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा जा सकता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो सर बाय डिफॉल्ट 6% से, ठीक है सर। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, सर ये होता है बिल्कुल, आपने अलग से कैपिटल के अलावा कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो या तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस की रेट मेंशन की गई हो तो उस रेट से, नई रेट मेंशन की गई हो तो जिस भी रेट तो 6% से, ठीक है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, हर पार्टनर का राइट होता है इंडेमनिफाई होने के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड और लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड इन डूइंग एन एक्ट इन इमरजेंसी फॉर द पर्पस। सर उसने फर्म की काम के लिए, प्रॉपर कंडक्ट के लिए यदि कोई खर्चा कर दिया है, भले ही अपनी जेब से एक बार दे दिया हो, तो फिर he has a right to be indemnified, ठीक है। लेकिन सर वो फर्म के कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में होना चाहिए, फर्म के कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए होना चाहिए। तुमने है ना भले ही फर्म के नाम पे वो खर्चा फोड़ दिया है लेकिन वो एक्चुअल में फर्म के बिजनेस से रिलेट नहीं करता है, तो फिर आपको इंडेमनिफिकेशन नहीं मिलेगा या फिर आपको वापस रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा उस चीज का। कैसे? सर देखो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ इस चीज के लिए कि सर अपना सिद्धांत जो है वो एक फर्म में पार्टनर है, सिद्धांत पार्टनर है, ओम पार्टनर है, प्रियांशु पार्टनर है, ये तीनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में। जो फर्म सेकंड हैंड कार्स में डील करती है, सेकंड हैंड कार्स में ही डील करती है ये, ठीक है। अब एक दिन सिद्धांत गया, नए होंडा सिटी के शोरूम, होंडा कंपनी के शोरूम पे गया सिद्धांत। अब होंडा कंपनी के शोरूम पे गया तो इसने क्या किया, वहां से नई कार परचेज कर ली, न्यू कार, ऑन द नेम ऑफ दिस फर्म सिद्धांत ओम एंड प्रियांशु पार्टनरशिप के नाम पे नई कार का बिल इधर के नाम पे फटवाया इसने, ठीक है। अभी गाड़ी को जैसे ही शोरूम से बाहर निकाला, थोड़ी दूर ले गया, इस कार का हो गया एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया तो सर मांगने मतलब एक्सीडेंट के लिए इसने इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि भैया एक्सीडेंट हो गया, चलो फर्म के नाम पे दो आप। जब इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि ये फर्म तो बनी हुई है सेकंड हैंड कार्स के लिए, ठीक है, और या फिर इसने ये क्या इस एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस नहीं और इस पार्टनरशिप फर्म को लायबल बनाया जा सकता है क्या कि वो वहन करेगा? सर ये फर्म जो है ना वो सेकंड हैंड कार्स के लिए डील करने के लिए बनी है, नई कार के लिए नहीं। सिद्धांत ने क्या किया, नए कार को खरीद लिया यहाँ से फर्म के नाम पे। सर दिस थिंग इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म के हिसाब से काम नहीं है, इसलिए सिद्धांत को रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। जो सिद्धांत ने सेकेंड हैंड कार खरीदी होती कार मार्केट से फर्म के नाम पे, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म में होता और फिर भले ही उस कार का एक्सीडेंट हो जाता तो भी उसका ये फर्म वहन करती,
क्या ये डिफरेंस समझ में आ गया? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए गए काम के लिए पार्टनर इंडेमनिफाइड होता है। ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए तो झांसे में मत आना कि नई कार खरीदनी, शब्दों को पढ़ना। समझ में आया सर? ये बात आपको समझ में आई? यस, यस और नो, हाँ या ना बोलो। कृष्णा, मानस, मोहित, ओम, सिया, सिद्धांत। हाँ सर। सर एक और बार बोल सकते हो क्या आप ये चीज? क्या चीज? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पार्टनर ने जो काम किया है फर्म के लिए, इन ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसके लिए हर पार्टनर को, मतलब जिसने भी वो काम किया, ही हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड। यानी इस दौरान उसका कोई खर्चा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई फर्म के काम करते हुए, फर्म की ऑर्डिनरी बिजनेस के दौरान काम करते हुए, तो फिर उसे अधिकार है इंडेमनिफाई हो जाने का। वो फिर पार्टनरशिप फर्म बेयर विद करेगी वो लॉसेस। यदि ऑर्डिनरी और प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में उसका कुछ खर्चा हो गया है या फिर उसको कोई तकलीफ हो गई है, कुछ नुकसान हो गया है पार्टनर को, तो ही हैज अ राइट टू गेट इंडेमनिफाइड, बट ओनली फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अदरवाइज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम नहीं कर रहा था, भले उसका बिल फर्म के नाम से फटा लिया तो भी इंडेमनिफिकेशन नहीं मिलेगा। सिद्धांत समझ में आया? हाँ सर। होंडा सिटी वाला एग्जांपल समझ में आया? हाँ पक्का? हाँ सर। ठीक है। In doing any act in emergency for the purpose of protecting the firm from the loss, इसने फर्म को इमरजेंसी सिचुएशन में नुकसान से बचाने के लिए कुछ किया है, तो उसके लिए भी ये इंडेमनिफाइड हो जाएगा। लॉसेस जो है वो सारे फर्म बेयर विद करेगी, इसको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर, देयर आर 3 पार्टनर्स, सिद्धांत है, सिया है, ओम है। ये एक क्या करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस जो है वो काम करते हैं। ये लोग मार्केट में से माल खरीदते हैं, मतलब 700-800 रुपए का माल खरीदते हैं और 1000 रुपए के अंदर वो कपड़ा मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, ये इनका रहता है। लेकिन है ना, इन्होंने डिसाइड किया तीनों ने मिलके कि सर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें से ये 2 जने जो है, ओम और सिद्धांत, ये फॉरेन टूर पे जा रहे हैं। फॉरेन टूर पे जा रहे हैं तो पीछे से ये अकेला जो है, अकेली सिया जो है, ये काम संभाल रही है फॉर्म का। ठीक है, अब सडनली इसके पास में खबर आती है कि जो मार्केट में ये लोग 1000 रुपए का कपड़ा बेच रहे हैं, वो चाइनीज फर्म्स अपना माल डंप करने वाली है अंदर 1 महीने के अंदर अंदर, और वो कपड़ा मार्केट में 100 रुपए में आने लग जाएगा। ठीक है सर, तो अब सिया के सामने एक इमरजेंसी सिचुएशन है कि अपना पड़ा हुआ स्टॉक यदि उसने जल्दी खाली नहीं किया तो 1000 रुपए का माल जो घर में 700-800 रुपए का गिरा हुआ है वो 100 रुपए में बेचना पड़ जाएगा। तो इसने क्या किया, यहाँ और यहाँ से पूछे बिना, इमरजेंसी सिचुएशन थी, डिसीजन लिया माल खाली करो 500 रुपए में। ठीक है, 500-600 रुपए में खाली कर दो, पूरा माल खाली कर दिया इमरजेंसी सिचुएशन में। उसके लिए फर्म को लॉस को बचाने के लिए काम किया, इसके लिए शी बी इंडेमनिफाइड, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी इस काम के लिए। ठीक है, फर्म को बचाने के लिए काम कर रही है। चलिए, राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर भी कर लिया था, राइट टू रिटायर भी कर लिया था। सर हर पार्टनर का राइट टू रिटायर है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, और जहां पर पार्टनरशिप एट विल है बाय गिविंग इन नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स। सर वैसे तो रिटायरिंग पार्टनर को, वैसे तो रिटायरिंग पार्टनर को बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देना होता है कि मैं, या तो खुद रिटायरिंग पार्टनर दे दे या फिर जो फर्म है बाकी के पार्टनर्स हैं वो दे देवे कि अब से ये बाहर चले गए, दोनों में से कोई भी देवे, देना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन यदि रिटायरिंग मतलब उसकी डेथ हो गई है, वो बाहर आउट गोइंग हो रहा है, क्यों, क्योंकि डेथ हो गई है या इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो सर इसके लिए पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज रिटायरिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है, नहीं तो आगे वाले कामों के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। ठीक है सर, लेकिन यदि पार्टनरशिप एट विल है, इच्छा पे निर्भर करती है कि मैं चाहूं तो इसमें तब तक रह जाऊं, नहीं तो मैं छोड़ दूं। पार्टनरशिप एट विल है सर, यदि
और ये आदमी बाहर जा रहा है, ये आदमी बाहर जा रहा है पार्टनरशिप एट विल से, तो फिर क्या होगा सर, बाकी पार्टनर्स को नोटिस देना ही बहुत रह जाएगा कि सर पार्टनरशिप एट विल है तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। इसको इस केस में पार्टनरशिप एट विल में यदि कोई पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है तो उसे बाकी पार्टनर्स को नोटिस देना ही बहुत रहेगा, उसे पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे अभी पब्लिक नोटिस कहाँ कहाँ पर लगता है और पब्लिक नोटिस कहाँ कहाँ पर नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पब्लिक नोटिस रिटायरिंग पार्टनर है तो सर देना चाहिए, और लेकिन यदि पार्टनरशिप एट विल से है तो इनको नोटिस दिया हुआ बहुत है, बाकियों को पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है। पूरी पब्लिक को डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में वैसे भी पब्लिक नोटिस नहीं की देने की कोई जरूरत नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि माइनर मेजर में कन्वर्ट हो रहा है और उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, यदि कंटिन्यू नहीं करना है सर या करना है, दोनों ही केसेस में पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है कि मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूं, मैं करूंगा या फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन यदि उसने 6 महीने में नोटिस नहीं दिया इस बाबत तो ये मान लिया जाएगा, डीम्ड कर लिया जाएगा कि वो पब्लिक नोटिस जो है वो पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो वो मान लिया जाएगा कि वो फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे इस फॉर्म में आने को तैयार है, और जब से वो इस फॉर्म में एज अ माइनर घुसा है तब से हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, पुराने पाप भी मत्थे चढ़ जाएंगे अब उसके, ठीक है सर, ये बात। अब और कहां कहां पर पब्लिक नोटिस, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ठीक है, ये सब बातें पब्लिक नोटिस कौन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखो दोनों दे सकते हैं, ये बात समझना। और भी चीजें पढ़ेंगे पब्लिक नोटिस में और कहां कहां पर इंपॉर्टेंट है कहां कहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, ये कल मैंने आपसे डिस्कस किया था। एक चीज थोड़ा सा मैं और इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, राइट टू बी कंसल्टेड। सर देखो, जो बहुत बड़े मैटर होते हैं ना, जैसे कि फर्म का बिजनेस ही चेंज कर देना, इसमें हर पार्टनर की हाँ चाहिए होती है, इसमें हर पार्टनर की हाँ चाहिए होती है, जबकि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या जो भी चल रहा है, ठीक है, उसमें हर पार्टनर का राइट होता है कंसल्ट होने का। लेकिन होता है कि कई बार पार्टनर्स जो हैं वो अलग अलग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं 50% बोलते हैं, 40% बोलते हैं हाँ, 60% बोलते हैं ना। तो सर जहां पर पार्टनर्स में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की चीजों के लिए लेके डिफरेंस आ रहा है ना, वहां हम मेजोरिटी से डिसाइड करेंगे। इफ डिफरेंस अराइजेस एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स, इट शैल बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। बट जहां पर बहुत बड़ी बात हो रही है, लाइक चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, वहां पर सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, एक भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा। जैसे कि एक नए पार्टनर को इंडक्ट करना है तो सर सारे पार्टनर्स की हाँ चाहिए, नहीं तो वो इंडक्ट नहीं किया जा सकता। सो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड, ऑर्डिनरी बिजनेस में और स्पेशल बिजनेस में। ऑर्डिनरी बिजनेस में मेजोरिटी से डिसीजन, स्पेशल में सर 100% लोगों को, 100% पार्टनर, एक्सिस्टिंग पार्टनर्स को मानना पड़ेगा, ठीक है, वहां मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा। सो दीज वर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है सर। क्वेश्चन जो है वो जनरली इधर से आना चाहिए, इधर से, राइट टू बी इंडेमनिफाइड यदि इसमें से आता है ना तो इधर से आना चाहिए, ठीक है सर, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। सर इमरजेंसी के केस में पार्टनर ने ये कर दिया, आपको ये ध्यान रखना है कि सर वो इमरजेंसी के केस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, इमरजेंसी में, तो फिर पार्टनर इंडेमनिफाई होगा फ्रॉम ऑल द लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये सब अपन कर चुके हैं। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, सर कर सकता है यदि उसे रोका नहीं गया हो, लेकिन फर्म का नाम यूज नहीं करना है, अपने आप को फर्म का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बिजनेस नहीं लेना है, और पुरानी फर्म के कस्टमर नहीं तोड़ना है। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, ठीक है, जब तक उसका हिसाब नहीं कर दिया गया हो ना तब तक या तो प्रॉफिट्स में हिस्सा या फिर उसका जितना भी हिस्सा बन रहा है उसमें 6% की रेट से इंटरेस्ट ये मिलेगा। राइट टू डिसॉल्व द फर्म, जहां पर पार्टनरशिप एट विल है तो एक पार्टनर बाकी लोगों को बोले चलो फॉर्म खत्म, डिसॉल्व, तो फिर वो हो जाएगी,
ओके, बाकी के पार्टनर्स को डिसोल्यूशन का नोटिस देना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, लेट्स अंडरस्टैंड दीज। अच्छा, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स करने से पहले एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स चालू करते हैं। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या है? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अपन सब जानते हैं पार्टनर्स का म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है, इसीलिए तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। तो हर पार्टनर should act in good faith and carry on the business of the firm for the mutual benefit and common interest of all the partners। सर, हर पार्टनर को कैसे काम करना है? towards the greatest common advantage of the firm, the business of the firm, उसे फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना है। ठीक है, सो केवल अपने अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, सबका इंटरेस्ट देखना है उसको। सो इट इज द मैंडेटरी ड्यूटी, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म के लिए उसको काम करना है। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच पार्टनर। सर, सच्चाई से काम करना है, पूरी ईमानदारी से काम करना है। ऐसा नहीं है कि गले में 40,000 रुपए आए, 30,000 आए हुए बता दिए और 10 अपनी जेब में डाल दिए, ये कह के कि यार बहुत जान पहचान वाला आदमी था, 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ऐसे कह के मत करना। ठीक है, जस्ट एंड फेथफुल होना चाहिए, नहीं तो फिर आपसे विश्वास कहाँ रहा। टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स इफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और टू हिज एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एलआर कब आते हैं रे? जब या तो पर्सन की डेथ हो जाती है तब आते हैं। तो कोई भी एलआर मांगे या फिर कोई भी पार्टनर मांगे तो बिल्कुल सही सही अकाउंट्स की जानकारी देनी है। और चौथा, टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी डैमेज कॉज्ड टू इट बाय रीजन ऑफ हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। फ्रॉड और नेग्लिजेंस भी जोड़ लेना इसमें। तुमको कोई काम पूरी शिद्दत से करना था, तुमको कोई काम पूरा ध्यान देते हुए करना था, लेकिन तुमने अपनी ड्यूटी पार्टनरशिप में नहीं निभाई, उस वजह से नेग्लिजेंट हो गए तुम। नेग्लिजेंट होने के कारण फर्म को कोई लॉस हो गया तो तुम फर्म को इंडेमनिफाई करोगे एज अ पार्टनर, क्योंकि वो तुम्हारी बेवकूफी के कारण लॉस हुआ है। नंबर 1। ठीक है, माल भेजना था, प्रॉपर तरीके से पैक करके नहीं भेजा, प्रॉपर पैकिंग करके नहीं भेजा, माल रास्ते में टूट गया, तुम्हारी नेग्लिजेंस थी, तो तुम पूरी फर्म को इसके लिए इंडेमनिफाई करोगे। नंबर 1। नंबर 2, रीजन फॉर फ्रॉड। आपने जो भी फ्रॉड कर दिया है कंपनी, ये पार्टनरशिप के अंदर रहते हुए उस या बाहर वाले आदमी के साथ में, तो सर ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में कि सर ये 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, 4 पार्टनर्स हैं। बी ने क्या किया ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ द बिजनेस? थर्ड पार्टी के साथ में फ्रॉड कर दिया इसने। तो क्या अब थर्ड पार्टी इस फ्रॉड के लिए सबको रेस्पॉन्सिबल बना सकती है? हाँ सर, क्योंकि ये एक दूसरे के एजेंट हैं सब, और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, तो इसने सबको रिप्रेजेंट किया है। तो थर्ड पार्टी पूरी फर्म को और हर पार्टनर को इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल बना सकती है। अपन बोलते भी हैं द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज जॉइंट एंड सेवरल एंड दे आर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। सर ये कीवर्ड्स हैं, ये ऐसे क्वेश्चन में वर्ड्स आने चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी है, ये पार्टनर सबके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम किया है। ठीक है, इसके लिए पूरी फर्म को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। तो अब बाकी के लोग बोलेंगे यार हमने तो कुछ गड़बड़ की नहीं, इस गधे के कारण ये हो गया। तो अब इनको क्या राइट मिलेगा कि है ना, ये बी जो है अपने फ्रॉडुलेंट कामों के लिए सबको इंडेमनिफाई करेगा। ठीक है, तो मतलब राउट होके जिम्मेदारी इसी पे आ रही है, लेकिन थर्ड पार्टी पूरी फर्म से पैसा वसूल सकती है, उसके साथ में जो फ्रॉड हुआ उसके लिए सबको रेस्पॉन्सिबल बना सकती है। सर ये समझ आया आप लोगों को? जल्दी बोलो बेटा। कृष्णा, मानस, मोहित, ओम, सिया, सिद्धांत। हाँ सर समझो। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करें ना कि सर एक बंदे ने किया तो पूरी फर्म को थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल। हाँ सर, बिकॉज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप,
तो बाकी सारे भी उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल, द लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल प्लस, लेकिन फायदा क्या मिलेगा, पूछेगा व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल विद दीज। तो रेमेडी ये है कि ये बंदा अपने फ्रॉडुलेंट कामों के लिए सबको इंडेमनिफाई करेगा, तो इस वजह से मतलब आप उससे अपना पैसा वसूल सकते हैं। ठीक है सर, तो ये हमने मैंडेटरी ड्यूटीज कर ली। नाउ ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, ड्यूटी टू वर्क डिलीजेंटली, डिलीजेंटली मतलब पूरा ध्यान देते हुए, पूरी उससे वो कहते हैं ना, पूरा ध्यान रखते हुए, पूरी सजगता से फर्म अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म को आपको ध्यान देना है। You must perform your duties as a partner in a reasonable manner with full care and required efforts. ठीक है, it is your duty to work diligently. But if you are a sleeping partner, you don't need to work at all. तो वहां पर diligently और non diligently की बात ही नहीं आती, इसीलिए this duty is subject to an agreement between the partners. Next is duty to indemnify for willful neglect. सर जानबूझ के आपने जो भी नेग्लेक्ट किया है उसके कारण फर्म को जो भी लॉस हुआ है, ठीक है, जानबूझ के आपने जो भी नेग्लेक्ट किया है उसके कारण फर्म को जो भी लॉस हुआ है वो आप फर्म को देंगे। लेकिन ये ड्यूटी सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट है कि उसको अलग से छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, छोड़ा भी जा सकता है पार्टनर, ये बोला जा सकता है यदि कोई भी पार्टनर नेग्लिजेंट हो तो भी फर्म बेयर विथ करेगी, ऐसा भी बोला जा सकता है। However, the partner will not be liable for acts done in good faith. For acts done in good faith, जो भी acts good faith में किए गए हैं उनके लिए पार्टनर को लायबल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एक तो जानबूझ के आप गलती कर रहे हैं, एक आपने गुड फेथ में काम किया है, उसके लिए आपको लायबल नहीं बनाया जा सकता है। ड्यूटी टू शेयर लॉसेस, सर जैसे प्रॉफिट शेयरिंग आपका राइट है उसी तरीके से लॉसेस भी आपको शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है सर, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो किस रेशो में, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे ना, या किसी और रेशो में यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जल्दी बताओ। इक्वल रेशियो में सर, या इक्वल रेशो में करेंगे? नहीं, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है किस रेशो में लॉस बियर विथ करना है, तो क्या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा हुआ है उसमें शेयर करोगे या इक्वल शेयर करोगे? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन कृष्णा। सर एक पार्टनरशिप फर्म में यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तब तो सर जो कृष्णा ने बोला वही होगा। सर इक्वल रेशो में बोल कृष्णा, सही है? हाँ सर। ठीक है, लेकिन यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिफाइन किया हुआ है ए 50%, बी 25%, सी 25%, ठीक है, तो फिर प्रॉफिट इस रेशो में शेयर करोगे। लेकिन अब लॉस की बात करूं, यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो सर इक्वल रेशो में लॉस बेयर विथ कर लोगे। लेकिन यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा हुआ है और लॉस शेयरिंग रेशो नहीं लिखा हुआ है तो अब बता कृष्णा किस रेशो में शेयर करोगे? सर ये पीएसआर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीएसआर में होना चाहिए ना सर। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिफाइन किया हुआ है तो अपने आप लॉस शेयरिंग रेशो भी वही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कृष्णा बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही लॉस शेयरिंग रेशो बन जाएगा। क्या कृष्णा सही बोल रहा है? बोलिए हाँ या ना। जो बोल रहे हैं हाँ वो अपने हाथ खड़े करें। बहुत बेसिक है अकाउंटेंसी का। सिद्धांत, यू ओपाइन अदरवाइज? सिद्धांत यू ओपाइन अदरवाइज? तेरी दूसरी राय है? क्या सर, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। अरे ऐसे मत कर यार। अरे सर वापस बोलो ना एक बार। चलिए ठीक है, ये यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तब तो सर वैसे ही प्रॉफिट और लॉस इक्वल रेशो में शेयर हो जाएंगे। लेकिन यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा हुआ है तो लॉस भी उसी रेशो में आ जाएगा, शेयर विद हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चलिए ड्यूटी टू शेयर लॉसेस अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी
इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू शेयर इक्वली द लॉसेस सफर्ड बाय द फर्म, जब तक कि अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है। कई पार्टनर्स ओनली फॉर प्रॉफिट भी होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। तो एग्रीमेंट में ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए कुछ पार्टनर्स को हो सकता है, माइनर को एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स के लिए हो, तो वो कैसे डील करना है मैंने आपको बताया। लेकिन यदि मेजर को, इफ मेजर पर्सन इज बीइंग एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स, तो सर उसको तो केवल प्रॉफिट वाले ट्रांजैक्शंस में ही हिस्सा देना है, ठीक है, लॉस वाले में नहीं लेना है। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू डू एनी कॉम्पीटिंग बिजनेस। सर ये दो तरीके से देखना है, ड्यूटी नॉट टू डू एनी बिजनेस एंड ड्यूटी नॉट टू डू एनी कॉम्पीटिंग बिजनेस। सर आप पे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं कि जब तक आप फर्म के अंदर हैं आप दूसरा काम नहीं करेंगे, ताकि आप फर्म के काम के को डिलीजेंटली पूरा अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है, ऐसे भी लगाए जा सकते हैं। ड्यूटी नॉट टू डू एनी कॉम्पिटिंग बिजनेस, ऐसे रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं कि कोई भी काम नहीं के लिए हम मना नहीं करते हैं, बाकी काम करो, लेकिन फर्म से कॉम्पीट मत करो, कॉम्पिटिंग बिजनेस मत चलाओ, ठीक है, जब तक आप फर्म में पार्टनर हैं तब तक, ठीक है। इफ अ पार्टनर कैरी ऑन बिजनेस कॉम्पिटिंग विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, यदि उसने फिर भी ऐसा किया रेस्ट्रिक्शन करने के बाद में भी, ठीक है, तो फिर जो उससे प्रॉफिट आ रहा है ना वो सारा सरेंडर करना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। इफ अ पार्टनर कैरी ऑन बिजनेस with competing with the business of the firm in spite of such a restriction, then profits are to be surrendered to the firm। लेकिन यदि आपको कोई लॉस हो रहा है कॉम्पिटिंग बिजनेस में, तो फर्म उस लॉस के लिए लायबल नहीं होगी, ये बात याद रखना। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स, यदि आपने फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से या फर्म की किसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, ठीक है, या फर्म के किसी बिजनेस कनेक्शन को यूज करते हुए, या फर्म के किसी नाम को फर्म के नाम को यूज करते हुए कोई आपने पर्सनल प्रॉफिट बना लिया है, तो फिर चारों ही केसेस में जो भी प्रॉफिट आप बना रहे हो, यू आर बाउंड टू अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड रिफंड इट टू द फर्म, ठीक है, आपको फर्म को रिफंड करना पड़ेगा और अकाउंट्स को पूछे जाएं तो बताने पड़ेंगे। सर देखो चार बातें बोली गई है, फर्म के नाम को यूज लेते हुए, फर्म की रिसोर्सेज को यूज लेते हुए या प्रॉपर्टी को यूज लेते हुए, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज लेते हुए, या फर्म के वो कहते हैं ना फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से आपने कोई प्रॉफिट कमाया है बिना फर्म की को बताए हुए, परमिशन लिए हुए, तो फिर आपको वो सारा प्रॉफिट जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। कैसे सर? एक आदमी था, ये पार्टनरशिप फर्म है XYZ, चार पार्टनर है। ए भाई साहब क्या है, टिम्बर में जानकार आदमी है, तो फर्म ने क्या किया, अपने बिहाफ पे इनको फर्म के बिहाफ पे टिम्बर खरीदने के लिए भेजा। अभी हुआ क्या था, जानकार आदमी था, पहले से ही इसने 200 रुपए प्रति टन के हिसाब से लकड़ी खरीद के रखी हुई थी, ठीक है। अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लकड़ी का 350, ठीक है। तो अब 10 टन लकड़ी की जरूरत थी, इसने क्या किया, फर्म को नहीं बताया, लेकिन यही मार्केट रेट पे खुद की लकड़ी ही फर्म को चिपका दी, ठीक है, मार्केट रेट पे। सर देखो एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट नहीं बनाया है इसने कि 350 की बजाय 400 में चिपका दिया, ऐसा कर दिया, नहीं, एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट नहीं बनाया है, नंबर 1। नंबर 2, तो अब सर इसने 10 टन पे कितना प्रॉफिट बना लिया, 150 रुपए प्रति टन से 1500 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। अब बताइए इस केस में क्या होना चाहिए? आपको बोलना है कि यदि एग्रीमेंट में अलाउ कर रखा है कि बंदा अपने पर्सनल मतलब फर्म के ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट बना सकता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि उसने ऐसा नहीं किया है, विदाउट टेकिंग परमिशन, ऐसा सब कुछ हुआ है, फर्म की आपको बताना पड़ेगा, फर्म का नाम यूज लेते हुए, फर्म की प्रॉपर्टी यूज लेते हुए, फर्म के ट्रांजैक्शन से, फर्म के बिजनेस कनेक्शन से कोई प्रॉफिट बना लिया, यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, फर्म के ट्रांजैक्शन से पर्सनल प्रॉफिट बना रहा है, तो फिर उसको वो सब फर्म को लौटाना पड़ेगा। और यदि कोई लॉस हो रहा है उसमें, तो वो लॉस खुद बेयर करना पड़ेगा, उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल है। ये तो हो गया फर्म के बिजनेस ट्रांजैक्शन से, ठीक है। भले ही इसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाया हो, मार्केट रेट से ही देते हो, तो भी नहीं कर सकते हो आप जब तक कि परमिटेड नहीं है। अच्छा, ये मिस्टर ए है, ये क्या करते थे, रात को
फर्म के यहाँ पर एक जीप पड़ी हुई थी, उस जीप को है ना किराए पे चढ़ाने के लिए डाल देते थे, रात भर में वो दौड़ के वापस सवेरे आ जाती थी और उससे किराया कमा लेते थे। तो ये फर्म की प्रॉपर्टी को यूज लेते हुए इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट कमा लिए हैं। तो फिर वो इनको सारे फर्म को सरेंडर करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज लेते हुए या फर्म के नाम को यूज लेते हुए इन्होंने कोई प्रॉफिट कमा लिया है, वो भी फर्म में इनको सरेंडर करने पड़ेंगे until otherwise agreed. Duty to use the firm's property exclusively for the firm, फर्म के लिए ही काम लेनी है। ठीक है, फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, यदि आपने उससे कोई पर्सनल प्रॉफिट बनाया है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से, पूरा अकाउंट और प्रॉफिट्स किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है सर, इसी के साथ में हमारी ड्यूटीज भी खत्म हो गई। पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय अ पार्टनर सेक्शन 16 अभी अपन ने, ठीक है, पूरी चीज डिस्कस कर ही ली है। ठीक है, आप ये चार चीजों से आपने पर्सनल प्रॉफिट बनाया है, तो वो आपको प्रॉफिट फर्म को देना है, लॉस हो रहा है तो लॉस फर्म को नहीं देना है। हाँ, अदरवाइज पॉसिबल है यदि एग्रीमेंट में आपको फर्म के ट्रांजैक्शन से पर्सनल प्रॉफिट्स अलाउ करनी है। ठीक है, हाउएवर note that deed of partnership may contain a clause that some or all the partners are not allowed to carry on business other than that of the firm। ठीक है, तो यदि आपने अदर देन दैट ऑफ द फर्म भी बिजनेस चलाया है, तो फिर दूसरे पार्टनर्स क्या हैं, आपसे वो पैसा वसूल सकते हैं, डैमेजेस कुछ हुआ है तो वो वसूल सकते हैं। ठीक है, but it will not give rise to any occasion for accounting to his partners for the profits earned unless the business is shown to be in rivalry with the business of the firm। सर, पर्सनल प्रॉफिट बना लिया है, उसकी आधी चीजें तो अपन ने डिस्कस कर ली कि सर ठीक है, आपने फर्म की प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन, बिजनेस कनेक्शन, इन सब से प्रॉफिट कमाया है, भैया फर्म में रख दो। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये पार्ट बड़े ध्यान से पढ़ना। Deed of partnership may contain a clause that some or all the partners are not allowed to carry any business other than that of the firm during continuation of partnership। कोई भी दूसरा काम नहीं करोगे, ठीक है, नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं आपका ध्यान फर्म के बिजनेस पे रहे। A breach of such provision may entitle the other partners to recover damages from the defaulting partner। जो जिस पार्टनर ने गलत काम किया है उससे आप अपने डैमेजेस वसूल सकते हो, but it will not give rise to accounting to his co-partners for profits earned unless the business shown to be in rivalry। अच्छा, अब दो सिचुएशन हो गई। देखो सर, पैरेलल बिजनेस करने के लिए मना किया गया है इस फर्म के पार्टनर्स को, लेकिन फिर भी मिस्टर ए जाके अलग से पैरेलल बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, अब दो चीजें हो सकती हैं, यदि वो पैरेलल बिजनेस नॉन कॉम्पिटिंग है और यदि वो पैरेलल बिजनेस कॉम्पिटिंग विद द फर्म है। ठीक है सर, यदि वो पैरेलल बिजनेस नॉन कॉम्पिटिंग है, हालांकि मना किया गया है लेकिन नॉन कॉम्पिटिंग है, तो यहां से इस मिस्टर ए से क्या वसूले जा सकते हैं, ज्यादा में ज्यादा डैमेजेस वसूले जा सकते हैं कि तुमने हमारे कहने के बिना बावजूद भी साइड में एक बिजनेस चालू रखा जिसके कारण आप फर्म की एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दे पाए, इस वजह से आपको हमारे को डैमेजेस हुआ है, वो आप मेक गुड द लॉसेस करो। ठीक है, ये तो हो गया इस वाले केस में, यहाँ पर आप इसके प्रॉफिट्स नहीं मांग सकते हो। लेकिन यदि वो मना करने के बावजूद कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहा है तो सर अकाउंट्स और प्रॉफिट्स सब मांग सकते हो। सर फर्क समझ में आया दोनों में, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन फर्म। ठीक है, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि एडमिशन हो गया किसी नए पार्टनर का, पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो चेंज का मतलब ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। चेंज का सेकंड मतलब ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ फर्म, फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद में भी आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आपने पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन को पार्टनरशिप एक्ट विल में पलट दिया, तो फिर चेंज इन फर्म। ठीक है, even when the firm has taken up additional ventures after completion of the work। सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात कर रहा है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो बनी थी, एक रोड या सड़क बनाने के लिए बनी थी, एज सुन एज वो सड़क बन गई, सर पर्टिकुलर पर्पस खत्म हो गया, अब ये पार्टनरशिप वाइंड अप हो जानी चाहिए। लेकिन
पार्टनर्स ने सोचा यार हमारी तो बहुत अच्छी जमी है, क्यों ना इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर दिया जाए, तो उन्होंने पार्टनरशिप